Hello students, welcome to Learning Experience Academy. Today we are going to start the chapter Matter in Our Surrounding of class 9 NCERT Science. So let's start. So in this chapter we will learn about matter. So what is matter? Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. यानी कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी है, चाहे वो एयर जो है हमें जिससे हम सांस लेते हैं, चाहे जो खाना हम खाते हैं, चाहे कोई पत्थर हो या आसमान में बादल, तारे, प्लांट, एनिमल, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, सब चीज़ जो है वो मैटर से बनी है। ये मैटर क्या है? जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों होता है। बड़ा आसान था ना। दरअसल पहले के फिलोसोफर्स लोग इस मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में नाम देते हैं, पंच तत्व, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर आता है। अब हम इसकी फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है। 2 क्या, एक ही है, समझिए। यहाँ पे 2 स्कूल की बात की गई है जिसमें समझाया जा रहा है कि मैटर जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा है या फिर वुडन ब्लॉक के जैसा है, और वहीं पे किसी स्कूल में समझाया जा रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट है, यानी कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक बीकर है जिसमें 100 ml ऑफ वाटर मैंने ले लिया है, जिसको हाफ फिल मैंने किया है। अब उस पर मैंने क्या किया, उस पर मैंने सॉल्ट या फिर शुगर ऐड किया, चम्मच से उसको मैंने अच्छे से घोल दिया। वो पार्टिकल इतने स्मॉल है कि वो उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे उस पार्टिकल को, इतने अच्छे से वो मिक्स हो जाता है थ्रू आउट द वाटर। तो पार्टिकल्स जो है वो इतने मतलब स्मॉल होते हैं, और मैटर्स जो है यानी कि पार्टिकल से बना है। हमारे पास जो शुगर पार्टिकल्स है या फिर जो सॉल्ट पार्टिकल्स है, वो जिस अमाउंट में हमने लिया था उसको घोल देने के बाद वो पानी में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, वो इतने अच्छे से घुल जाता है। अब ये पार्टिकल्स जो है ये स्मॉल तो है, लेकिन कितने स्मॉल है ये हमें नहीं पता। तो इससे समझने के लिए हमें 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चाहिए। मैं पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, KMnO4। तो हमने 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, उसे अच्छे से 100 ml ऑफ वाटर में उसे घोल दिया। ठीक है, अब उसका जो कलर है वो हल्का पिंक या पर्पल में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम पोटेशियम पर मैंगनेट का जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो पर्पल कलर में आ जाएगा हमारे पास, और फिर उसमें से 10 ml लेकर 90 ml ऑफ वाटर में फिर से मिलाएंगे। तो देखिए हल्का पर्पल कलर मिलेगा, लेकिन जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट हो रहा है। फिर उसमें से 10 ml लिया मैंने और फिर 90 ml में फिल किया, फिर ऑल लाइट हो गया। फिर 10 ml वाटर में पोटेशियम पर मैंगनेट लिया सॉल्यूशन, और फिर मैंने 90 ml ऑफ वाटर में डाला, वो कलर और ज़्यादा लाइट होता गया। मतलब हर 10 ml में ऐसे करते करते वो जो कलर है वो और ज़्यादा लाइट होता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या समझा कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, चाहे आप वो 1000 लीटर भी पकड़ते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स इतना स्मॉल होता है कि इवन ये स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना स्मॉल में ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन देखिए पार्टिकल्स जो डिवीजन है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो इसलिए कलर जो है वो लाइट की तरफ जा रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। हमने जो समझा अब तक, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन से हो, सॉल्ट सॉल्यूशन से हो या पोटेशियम पर मैग्नेट से, ये जो है ये वाटर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब नॉर्मल समझो, जैसे आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, या जब आप नींबू पानी पीते हो जिसे लेमनेड कहते हैं, आपको वो पार्टिकल वो इतना ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा कि आपको वो ढूंढ के नहीं मिलेगा। इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, जिससे ये अच्छे तरीके से वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए
तो ये जो पार्टिकल्स ये बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं। हमने देखा है जब चाय उबलता है, दूध उबलता है, तो इसके जो पार्टिकल्स है कितने जल्दी, या पानी आप उबालते हो तो पार्टिकल्स आप देखोगे कि कितने जल्दी मूव करते हैं कि बर्तन में भी डुक 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 आवाज आने लगती है। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिस एनर्जी के कारण वो मूव कर पा रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो इंटरमिक्स होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स का मिक्सिंग होता है वो और भी इजियर हो जाता है। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को हम इंटरमिक्स कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। इसी चीज को कहते हैं डिफ्यूजन। बहुत आसान था, है ना। एक और चीज समझते हैं कि ये जो पार्टिकल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख सकते हैं। सुनने में शॉकिंग लग रहा है ना, बट ये कैसे होता है। चाहे आप एक चौक ले लो या फिर रबर बैंड। अगर आप चौक ले रहे हो तो वो चौक जब आपके हाथ में है तो आपको एक पूरा एक चौक लगेगा, लेकिन जब आप लिखते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाती है। बोर्ड में जो लिखते हैं वहां पे हम देखते हैं वो उससे लिख पाते हैं, और जो चौक है वो धीरे धीरे छोटा होता रहता है, लेकिन जब वो नए में हम उसे उठाते हैं तो वो पूरा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो एक दूसरे को होल्ड कर रख सकता है। इसी चीज को हम कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उसके अंदर एक फोर्स है जिससे वो अपने आप को अट्रैक्ट कर सकता है। ये उसकी स्ट्रेंथ है। चाहे आप यहाँ एक इमेज देख सकते हो, सब पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ कर रखे हैं। आइए समझते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। मैटर के तीन स्टेट है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। प्लाज्मा भी एक स्टेट है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर। जो कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्टिविटी 1.9 में, चाहे पेन हो, बुक, निडल या फिर पीस ऑफ वुड, ये जो सारे चीज है ये सब का एक फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। चाहे इसे पुल करो या हैमर करो, इसे कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो तो ये ब्रेक भी हो सकता है या फिर नुकसान भी पहुंच सकता है इस चीज़ को। तो समझते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रबर बैंड है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन वो अपने शेप में वापस आ जाता है, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो तो वो टूट भी सकता है। तो एक रबर बैंड भी सॉलिड है। तो हम जानते हैं कि शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनका जो शेप और साइज है वो फिक्स होता है, और जब वो पानी में जाता है तब जाकर वो घुलते हैं, वरना ऐसे तो वो एक फिक्स शेप पे है। तो इसलिए वो भी सॉलिड कंसिडर किए जाते हैं। एक स्पॉन्ज हो गया, उसे हम प्रेस करते हैं, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होता है वो एक्सपेल्ड हो जाता है और फिर वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो ये भी सॉलिड हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड का कोई अपना फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है, बट फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड के फ्लोज जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए उसे फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड में जो गैसेस है वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली डिफ्यूज होता हुआ देख सकते हैं। इसीलिए तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है, यानी कि पानी के अंदर जो एनिमल्स है वो कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन रेट हायर होता है सॉलिड से, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इनके बीच का जो स्पेस है वो भी ज्यादा होता है सॉलिड स्टेट से। द गैसियस स्टेट। कभी आपने सोचा है कि एक बड़े से सिलेंडर में इतना अमाउंट ऑफ गैस कैसे भरा जा सकता है। बलून
के अंदर गैस कैसे फिल किया जा सकता है, ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं कि जो गैस है उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो इजीली फैल सकते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो हम जो खाना बनाते हैं किचन में, जो गैस यूज़ होता है उसे कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होता है, जो कि कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो व्हीकल, ऑटो, इन सब चीज़ों में लगाया जाता है। इसमें भी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट होता है स्मॉल सिलेंडर्स के अंदर, जिससे इसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब आपने कभी सोचा है कि किचन में खाना बनता है लेकिन हमारे नाक तक कैसे उसकी सुगंध पहुंच जाती है? ये इसलिए होता है कि वो जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किचन में स्प्रेड हो जाते हैं, और क्योंकि वो फूड जो है वो हॉट होता है और हाई काइनेटिक एनर्जी के चलते, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो हमारे नाक तक पहुंच जाता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा कि इंक्रीज होती है, कब होती है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, फूड हॉट है, इसलिए वो जो स्मेल है वो पार्टिकल का हमारी नाक तक पहुंच जाता है इजीली। और हाँ, जो गैशियस पार्टिकल है उसमें कोलिजन भी होता है, यानी कि जो गैशियस पार्टिकल्स है वो रैंडमली हाई स्पीड में मूव कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक एग्जांपल समझो कि मैंने लिक्विड को लिया हुआ है और उसे मैं हीट कर रहा हूँ किसी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो रहा है कि वो गैस में बदल जा रहा है। लिक्विड जो है वो सडनली गैस में चेंज हो जा रहा है। या फिर सॉलिड है, आइस क्यूब मैंने ले लिया, उससे मैं बहुत देर तक बाहर रख दिया और देख रहा हूँ सडनली कि वो मेल्ट हो जा रहा है और वो लिक्विड में बदल गया। तो जी हाँ, मैटर अपना स्टेट तो चेंज कर सकता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। तो जब सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसके कारण पार्टिकल्स की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है और वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और जो पार्टिकल है वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़कर अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होना होता है तो एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसे चेंज होने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड बन जाए उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है और कुछ नहीं। ठीक है, 0 डिग्री होता है 273.15 केल्विन 0 डिग्री पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। मतलब कि ये जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड चेंज में जो चेंज होता है कोई भी सब्सटेंस, उसे कहते हैं फ्यूजन। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब जब सॉलिड मेल्ट होता है इसका टेम्परेचर जो है वो सेम कैसे रह सकता है? So you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change. Melting के वक्त जो टेम्परेचर है सिस्टम में वो चेंज नहीं होता है। जो आइस है वो क्या करता है, वो जो हीट है वो खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बिना राइज इन टेम्परेचर के दिखाए हुए। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। बीकर को हम हीट भी करते हैं तो भी हम यही चीज़ देखेंगे कि जो हीट है वो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या होता है कि जो हीट एनर्जी वो आइस एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी चीज को कहते हैं लैटेंट हीट। जब लैटेंट हीट, अब क्या होता है, लैटेंट मतलब हिडन होता है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए चाहिए होता है किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जब मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट जरूरत होता है उसे 1 kg ऑफ सॉलिड में। ठीक है, इसे कहते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
its melting point is known as the latent heat of fusion. So the particle in water at 0 degree Celsius, means 0 degree कितना हो गया 273 Kelvin, have more energy as compared to the particle in ice at the same temperature. मतलब 0 डिग्री वाटर में ज़्यादा जो टेम्परेचर एनर्जी जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आइस. तो आइए समझते हैं कि हम एक एमोनियम क्लोराइड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एमोनियम क्लोराइड जो है ये एक सॉलिड सब्सटेंस है. तो जब हम इसे हीट करते हैं, नीचे ये देखो बर्नर है, यहाँ से हीट कर रहे हैं, तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है या फिर जो कैंपर है, ये जो है ये वेपर के फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है. और ये जो फनल है ये ऊपर से निकल जा रहा है. और यहाँ पे हमने कॉटन लगा के रखा है जिससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि अंदर गैस तैयार हो रहा है. तो इसी चेंज को हम कहते हैं सब्लिमेशन. मतलब कि जब कोई सब्सटेंस विदाउट लिक्विड होए, मतलब यहाँ पे लिक्विड में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है. जब सॉलिड टू गैस डायरेक्ट अब चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन. और जब ये गैस टू सॉलिड चेंज होगा तो इसे डिपोजिशन कहेंगे. तो वैसे ही सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे फ्यूजन कहते हैं. लिक्विड से सॉलिड से चेंज हो रही है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. अगर लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है. और गैस को अगर लिक्विड में लाना है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन. तो ये सारे प्रोसेस है, इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इससे. अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जिसे इवेपोरेशन कहते हैं. अब बात करते हैं हम इवेपोरेशन की. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन. तो कुछ डेली एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये इवेपोरेशन क्या है. हम देखते हैं हर दिन कि हमारे जो वेट क्लोथ्स है, जो भीगे कपड़े हैं या फिर टॉवल है, वो कुछ देर बाद उसमें से जो पानी है वो झड़ जाता है. लेकिन हम उसे बॉयल नहीं करते हैं. मतलब बिना बॉयल किए हुए वो गैस स्टेट में कैसे चेंज हो सकता है, यानी कि वेपर में कैसे बदल सकता है. उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में बदल जाते हैं, तभी तो उसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते हैं. लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि ये बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है. मतलब हम वाटर को अगर बॉयल करते हैं तब वो गैस में बदलता है, लेकिन यहां पर हमने वाटर को बॉयल नहीं किया है, यानी कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं कर पाया है. तो इवेपोरेशन क्या होता है? यही है इवेपोरेशन, कि जब किसी भी लिक्विड को अपने वेपर स्टेट में जाना हो बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए, मतलब हमने उसे बॉयल नहीं किया, बिलो बॉइलिंग पॉइंट रखा. मतलब हीट अमाउंट तो है लेकिन वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट है. मतलब जब जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो, और जब कोई भी स्टेट जब लिक्विड से वेपर में पहुंच रहा है तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है, अब आप होप आपको समझ में आ गया हो. लेकिन क्या क्या फैक्टर्स है इवेपोरेशन के? तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तब जो है इवेपोरेशन होगा. अब समझते हैं इसे एग्जांपल से कि जो कपड़ा है वो जितना ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा या कपड़ा जितना ज़्यादा बड़ा है उतना हमारा जो है वो पानी उसमें से ज़्यादा झड़ेगा. और इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इजीली वो जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि आसमान में जो है वो वेपर जो है वो कम होना चाहिए. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो कम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन डिक्रीज होगा. तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है. अब और एक फैक्टर है जैसे कि इंक्रीज इन विंड. विंड की स्पीड में इंक्रीज होना, विंड का स्पीड जो है वो इंक्रीज होना, यानी हवा जो है वो जोर चलना चाहिए. जब ज्यादा हवा चलती है हम बोलते हैं ना बाबू कपड़े सुखा दो क्योंकि बाहर हवा चल रही है तो जल्दी वो सूख जाएगा. तो धूप, हवा और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया, ये चीजें डिपेंड करती है इवेपोरेशन के लिए. अब बात करते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे कॉज हो सकती है? हमारे सराउंडिंग में अब इवेपोरेशन हो रहा है तो उससे क्या है कि लिक्विड जो है वो वेपर में जा रही है और वो हमारे सराउंडिंग में फैल रही है, और इसी कारण से हमारा जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो रहा है. अब समझो कि हम गर्मी में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं?
कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स है उसमें से इवेपोरेशन इजीली हो पाए, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा जो है हमारे बॉडी वेपराइज्ड होती है, मतलब वेपर ज़्यादा निकलता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी में, तो बॉडी की जो लिक्विड है वो जो हम जो स्वेट करते हैं वो जो लिक्विड है वो क्या होता है कि वो वेपराइजेशन के फॉर्म में लीव कर जाता है हमारे बॉडी को और कूल कर देता है, ठीक है। और इसलिए कॉटन क्या करता है, क्योंकि कॉटन जो है वो एक गुड वाटर एब्जॉर्बर है, वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो जब हम स्वेट करते हैं तो वो इजीली हमारे स्वेट को हमारे बॉडी से एक्सपोज कर देता है और इजीली इवेपरेट कर देता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बोलना भाई हाँ वीडियो अच्छी लगी हो, ख़राब लगी हो तो भी बोलना भाई ठीक नहीं बनी है। तो और आपके लिए जो आखिरी टॉपिक है कि जो सवाल है यहाँ पर कि जो ठंडा पानी है या फिर बर्फ़ है उसके बाहर जो ग्लास है, ग्लास में वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे लिक्विड में बदल जाती है। तो सिंपल सा फैक्ट है कि जो ठंडा पानी है उसमें जो आइस है वो क्या हो रहा है कि वो वेपर के फॉर्म में आ रहा है। अब जब वो वेपर जो है वो ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो डायरेक्ट वेपर से लिक्विड में बदल जा रहा है, यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है, इसीलिए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।